अरे बहू, चाय का मसाला खत्म हो गया है। अगर तुम्हारे हाथ खाली हो तो मसाला बना लेना। तब तक हम लोग शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं। सास पद्मा जी ने अपनी बहू आभा से कहा। इतना बोलकर पद्मा जी अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे उनके पति और उनका बेटा विवेक भी उनके कमरे में कॉपी पेन लेकर पहुंच गए। आज फिर सीक्रेट मीटिंग। इसमें सास ससुर और उनका बेटा शामिल है। अरे मैं घर की बहू हूं। अब शादी के इतने सालों बाद भी मुझे दूसरे कामों में उलझाकर आपस में सलाह मशवरा किया जाता है। शादी को 28 साल हो गए हैं, पर अभी भी सीक्रेट मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग का नाम सीक्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि ये घर की बहू से छिपा कर की जाती है। घर के हर छोटे बड़े फैसले सासू मां के कमरे के बंद दरवाजे में ही लिए जाते हैं। आभा मन ही मन बड़बड़ा रही थी। सीक्रेट मीटिंग के समय आभा को गैर जरूरी कामों में उलझाया जाता, जैसे कपड़े प्रेस करना, अचार डालना, मार्केट से सब्जी लाना, स्टोर रूम की साफ सफाई करना। ये काम थोड़ी देर बाद भी किए जा सकते हैं। आभा मन ही मन बड़बड़ाती हुई चाय के मसाले के लिए सूखी सौंठ को पीस रही थी। सास ससुर की तो बात छोड़ो, यहाँ तो पति को ही अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है। पति पत्नी के बीच प्रेम के साथ भरोसा, समझदारी और सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। यहाँ तो हर बात मुझसे छिपाई जाती है। मेरी जिंदगी से जुड़े फैसले भी सास ससुर और पतिदेव मिलकर पहले ही तय कर लेते हैं। आभा अब तो और जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। करीब 1.25 घंटे की मीटिंग के बाद कमरे से ही सास की जोर से आवाज आती है। बहू, चाय का मसाला बन गया हो तो चाय चढ़ा देना, और साथ में थोड़े आलू प्याज के पकौड़े भी बना देना। हल्की भूख लग गई है। बैठे बैठे भला इतनी जल्दी कैसे भूख लग सकती है? अभी तो दोपहर का खाया हजम भी नहीं हुआ होगा। अरे भाई, ज्यादा दिमाग चलाने से भी तो ज्यादा भूख लग सकती है। आभा अपने आप से ही बातें कर रही थी। आभा ने गैस पर एक तरफ चाय चढ़ाई और फिर पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। अरे कितनी देर और लगेगी बहू? इतनी देर में तो हम सारे मोहल्ले का नाश्ता बना देते थे। एक बार फिर सास पुष्पा जी की आवाज आई। तब तक आभा का पति विवेक भी कमरे से बाहर आ गया। अरे माँ, कब से आवाज दे रही है, चाय पकौड़े अभी तक बने नहीं? विवेक ने आभा से कहा। विवेक का सिर्फ नाम विवेक था, पर तिनका मात्र भी उसमें विवेक या धैर्य नाम की चीज नहीं थी। तैयार है, ला रही हूं, आभा ने सपाट लहजे में कहा। सबने वहीं कमरे में बैठे बैठे चाय पकौड़ों का आनंद उठाया। फिर विवेक ने एक पर्ची आभा को पकड़ाई। ये लो, सामान की लिस्ट, अपने भाई को दे देना। विवेक ने कहा। ये कैसी लिस्ट है? सब जानते हुए भी अनजान बनकर आभा ने पूछा। अरे इस वक्त कैसी लिस्ट होगी? भात मायरा में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट है। हमारे बेटे की शादी को मात्र 3 महीने ही तो रह गए हैं। तुम्हारे भाई को सारा इंतजाम करने में समय तो लगेगा ही ना, इसलिए जितना हो सके जल्द से जल्द अपने भाई से इस विषय पर बात कर लो। हो सके तो उसे यहीं बुला लो, आमने सामने बैठकर उसे सब समझा देंगे। आखिर हमारे बेटे के भात की रस्म तो उसे ही करनी है। देखना किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए। आखिर हमारे खानदान की इस पीढ़ी की पहली शादी है। याद रखना, समाज में काफी नाम है हमारा, जगहंसाई ना होने देना। विवेक अपनी पत्नी आभा से ऐसे बात कर रहा था मानो वो कोई बंधुआ मजदूर हो, जैसे आभा से शादी करके उसे गुलाम बनाकर विवेक को हुकूमत करने का लाइसेंस मिल गया हो। सास ससुर बेटे के कंधे पर बंदूक रखकर आराम से बैठकर भगवान के नाम का जाप करने लगे। आभा ने वो पर्ची ली, फिर अपना चश्मा आंखों पर चढ़ा, पर्ची पर लिखा एक एक शब्द पढ़कर मुस्कुराने लगी। तुम ये सामान की लिस्ट पढ़कर मुस्कुरा क्यों रही हो? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। भात के सामान में पूरे खानदान के कपड़े थे। सास ससुर, पति, ननद नंदोई, ताऊ जी ताई जी, चाचा ससुर, चाची सास, बुआ जी फूफा जी के अलावा भी काफी लोगों के कपड़े शामिल थे। आभा के बेटे दूल्हे राजा के लिए सोने की चेन और अंगूठी के साथ 31,000 रुपए, आभा की सास के लिए सोने की अंगूठी, आभा के लिए सोने का मांग का टीका और नथ, विवेक के लिए ब्रांडेड कपड़ों के साथ ब्रांडेड घड़ी, सोने की अंगूठी और 21,000 रुपए नकद शामिल थे। आभा की 21 वर्षीय बेटी के लिए 2 सूट के कपड़ों के साथ एक सोने का पेंडेंट सेट भी शामिल था। साथ ही आभा के ससुर जी के लिए कपड़ों के साथ 21,000 रुपए का लिफाफा शामिल था। ननद नंदोई के लिए भारी लिफाफे, कम से कम 4 से 5 लाख के बीच का मायरा भरा जाना था। अरे ये भात नहीं, बल्कि एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार और जिम्मेदारी है। बताओ, लिस्ट में सब सामान है या कुछ और ऐड करना है?
विवेक ने आभा से पूछा। मेरा भाई भात नहीं भरेगा, ये लीजिए आपकी लिस्ट। आभा ने कागज पति के हाथ में थमाते हुए कहा। क्यों भात नहीं भरेगा? शादी के समय मामा के द्वारा भात भरे जाने का रिवाज है, विवेक ने कहा। मैं किस मुंह से अपने बेटे की शादी में अपने भाई से भात मांगू? आप लोगों ने इतना कुछ तो छीन लिया मेरे मायके वालों से, अब भात मांगने की कहाँ गुंजाइश बचती है? और आप किस रिवाज की बात कर रहे हैं? पहले के समय में लड़की का अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता था, तो इस भात की प्रथा के बहाने लड़की को अपने बच्चों की शादी में अपने मायके की तरफ से थोड़ी मदद मिल जाती थी। आप लोगों ने जबरदस्ती मेरे भाई से प्रॉपर्टी में हिस्सा तो पहले ही मांग लिया है, अब उस बेचारे के पास शादी में भात भरने के पैसे ही कहाँ बचे हैं? ऊपर से उसके ऊपर भी अपनी दो बेटियों की जिम्मेदारी है, और बेटे के बाद हमारी बेटी की शादी में भी उसे भात भरना होगा, आभा ने कहा। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों की भी हिस्सेदारी होती है, ये बेटियों का कानूनन हक है, विवेक ने सफाई दी। बेटियों की हिस्सेदारी सिर्फ लेने में होती है क्या, जिम्मेदारी उठाने में नहीं? जबकि हम तो हमेशा से ही हर हाल में संपन्न थे, तब भी आपने लालच का साथ नहीं छोड़ा। आपको याद है या मैं याद दिलाऊं? वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। आज से 4 साल पहले मेरे भाई का फोन आया था कि बहन, पापा की तबीयत सीरियस है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है, तुम लोग तुरंत आ जाओ। ऐसे कठिन समय में भी आपने छल कपट व राजनीति का सहारा लिया। उस समय आपने शर्त रखी थी कि आप तभी मेरे मायके आएंगे जब पापा की आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी जाएगी। मैंने आपको कितना समझाया था कि ये समय इन बातों का नहीं है, जो मेरा उचित हक होगा वो मेरा भाई मुझे दे ही देगा। आपने मुझे अपनी कसम दी थी कि अगर मैं आपकी इजाजत के बगैर मायके जाऊंगी तो आप मुझसे संबंध तोड़ लेंगे। मैं मूर्ख डर गई। आपकी नाजायज मांग को मानने के लिए मेरे मायके वाले मजबूर हो गए। पापा को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, बचने की गुंजाइश ना के बराबर थी। बहन, क्या सोच रही है? तुरंत पापा को देखने आजा, शायद ये मुलाकात आखिरी हो। अंतिम दर्शन करने तो आजा। जीजा जी जो बोल रहे हैं मैं देने को तैयार हूँ, भाई ने वादा किया। तब आप मुझे मेरे मायके ले जाने को राजी हुए थे। एक झलक मैंने पापा की देखी और पापा ने हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे पापा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आपने तो लालच में आकर मायके में मेरा सम्मान खत्म कर दिया। जीजा जी, प्रॉपर्टी के नाम पर पापा के द्वारा बनाया हुआ ये घर है जिसमें हम रहते हैं। मैं इसका आधा हिस्सा बहन के नाम करता हूँ, लेकिन मकान ऐसा बना है कि उसके आधे हिस्से को बेचना आसान नहीं होगा, पूरा मकान बेचना ही पड़ेगा, भाई ने कहा। तब आभा ने कहा, इस मकान के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे, एक भाई का, एक मेरा और एक माँ का। तब इस बात पर भी आपने कितना बवाल मचाया था। पूरा मकान करीब 50 लाख में बिकेगा, बहन के हिस्से करीब 17 लाख आएंगे, भाई ने कहा। आज मेरी वजह से मेरे पापा के खून पसीने की कमाई से बनाया घर बिकने जा रहा है। कभी छत पर, कभी कमरों में, कभी ऊपर, कभी नीचे, बेफिक्र होकर खेलते कूदते कब बड़े हो गए हम भाई बहन पता ही नहीं चला। आज मेरी वजह से ही मेरी माँ अपने ही घर से बेदखल हो जाएंगी। मुझे हिस्सा लेने को मजबूर मत कीजिए। आभा विवेक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, लेकिन विवेक अपनी बात से टस से मस ना हुआ। 2 बच्चों की माँ आभा की इस उम्र में अपने पति को छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। भाई ने घर बेच दिया, उसके हिस्से के 17 लाख आभा को दे दी। खुद भाई, माँ और अपने परिवार को साथ लेकर किराए के घर में रहने लगा। 17 लाख की रकम लालची विवेक ने अपनी पत्नी आभा के साथ जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। एक बार आभा ने विवेक से कहा, अब जब सब कुछ तो आपकी मर्जी से हो गया है, तो क्या मैं अपनी माँ को महीने भर के लिए अपने पास रुकने बुला लूं? पापा के जाने के बाद एकदम गुमसुम सी हो गई है वो, उनका मन बहल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है माँ को बुलाने की, उनके आने से मेरे माँ पापा को असुविधा होगी। अब माँ तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं, विवेक ने 2 टूक जवाब दिया। आभा फिर मनमसोस कर रह गई। थोड़े समय बाद भाई ने बैंक से लोन लेकर अपना एक फ्लैट खरीद लिया। भाई के ऊपर माँ की देखभाल, 2 बेटियों की शादी, घर का लोन, सबकी जिम्मेदारी आ गई थी। उसकी सामान्य सी नौकरी में उसे काफी मुश्किल हो रही थी। इस बीच माँ को ट्यूमर हो गया, छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, इसमें भी काफी पैसा खर्च हुआ, पर आभा के पति ने कोई मदद नहीं की। अब भाई की स्थिति को देखते हुए भी विवेक उससे भारी भात लेना चाह रहा था,
मेरा भाई भात नहीं भरेगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए। आप कहेंगे तो मैं अपने भाई को शादी में भी आमंत्रित नहीं करूंगी, पर मेरा भाई भात नहीं भरेगा। आभा ने इस बार आत्मविश्वास के साथ कहा। ये कैसी बात कर रही हो बहू? तुम्हारे भाई भाभी और माँ को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी जगहंसाई हो जाएगी। सास ने कहा। माँ जी, आप लोग अकेले भी बहू को लेकर आ सकते हैं। अगर मुझ पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला गया तो मैं अपने बेटे की शादी में भी नहीं जाऊंगी। यहीं से दिल से बेटे बहू को आशीर्वाद दे दूंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इस बार आभा अपने ही पति के नक्शे कदम पर चली। वो समझ चुकी थी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आभा के तेवर देखकर विवेक बोला, ठीक है, हम तुम्हारे भाई से भात नहीं लेंगे, पर उसे इस शादी में आना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारी समाज में जगहंसाई हो जाएगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और तुम्हारे बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। आखिरकार आभा की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। आभा ने अपने भाई से भात नहीं लिया, पर भाई ने अपनी हैसियत अनुसार सबको कपड़े और शगुन का लिफाफा जरूर दिया, जो आभा ने दिल से स्वीकार किया। दोस्तों, हर औरत को अपने भीतर के डर को खत्म करके गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।